हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं आपका स्वागत करता हूं। पहला वाला वीडियो था जिसमें विभिन्न रासायनिक समीकरण से संबंधित परिभाषाओं को परिभाषित किया गया था, जिससे हमें यह आसानी हो कि किसी भी रासायनिक समीकरण का एक्सप्लेन किया जाएगा तो उन महत्वपूर्ण परिभाषा से संबंधित इनका एक्सप्लेन करेंगे या व्याख्या करेंगे। जो एक ही समीकरण से विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम एक समीकरण को उठाएंगे, उसमें कितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है उस पर एक एक परिभाषा से संबंधित हम इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम पहला ये आपका दिया हुआ है, पहला है चैप्टर में और पहला है पृष्ठ पर जो है ये पहला समीकरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का रिबन एक पट्टी है, उसको हवा में जलाओगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट जो है ये बनता है। ये प्रोडक्ट जो होता है आप देखेंगे तो ये सफ़ेद पाउडर की तरह है, जब जलता है तो सफ़ेद पाउडर की तरह बन जाता है। ठीक है, अब ये आप देखिएगा, जब दो उत्पाद मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये आपका दिया है दो पदार्थ हैं, तो Mg और O2 ये मिलकर एक नया उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इनके संयोग से नया उत्पाद बन रहा है, इसलिए यहाँ संयोजक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर ये पूछा जाएगा कि यह समीकरण देके यह किस प्रकार का समीकरण है, तो आप ये बता सकते हैं कि एक संयोजक अभिक्रिया का रिएक्शन दिया गया है। ठीक है, या आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि किस प्रकार का या किस रंग का ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सफ़ेद पाउडर बनेगा जब जलेगा, तो ये आपका ये सफ़ेद पाउडर बन रहा है। ये आपको यहाँ आपका दिया है ये तीसरा वाला नंबर में। ठीक है, ये तीसरा वाला नंबर में सफ़ेद पाउडर दिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे एक मिनट, ठीक है, सफ़ेद पाउडर बन रहा है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये किस प्रकार का ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, किस प्रकार का अपक्रिया है, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा कि जितना संबंधित है ये इस समीकरण से क्वेश्चन बनेगा, उन पर बात करेंगे। तो यह एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण का उदाहरण इसलिए है, जब आप पिछले वाले वीडियो में ऑक्सीकरण का परिभाषा पढ़े थे तो परिभाषा ये भी था कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए Mg से O2 मिलकर बन रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद ये आपका दिया है 6वां नंबर में कि सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है। ठीक है, ये सफ़ेद रोशनी के साथ जलता है और देखिएगा इसको जलाते हैं तो ये बाहर से हम हवा मतलब बाहर से अग्नि में इसको जलाते हैं, इसलिए ये किस प्रकार के अपक्रिया है, तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ के बाहर से जल रहा है ना, बाहर से अगर ये स्वयं से निकलती कोई ऊष्मा तो हम कहते कि यह ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। यह जो आपका एनसीईआरटी में ये पहला रिएक्शन से संबंधित जो है ये चित्र दिया हुआ है, तो देखिएगा ये आपको जलाया जाता है चिमटा से मैग्नीशियम का ये रिबन का मतलब पट्टी है, ये अग्नि में जलाया जा रहा है। ठीक है, रिबन से। तो ये सफ़ेद पाउडर ये ग्लास एक आपको दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये नीचे ही आपका गिरता हुआ देख महसूस हो रहा है। ठीक है, ये बर्नर से। तो ठीक है, ये इसलिए आपका ये फिगर दिया है कि जो भी बच्चा एनसीईआरटी का बुक पढ़ेगा तो ये कहेगा कि हाँ ये बाहर से कोई चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, पूरा हूबहू एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतने तरह का क्वेश्चन जो बनता है ये आपका सामने है। ठीक है, ये आपको इसलिए फिगर दिया जा रहा है कि ये आपको आसानी से समीकरण याद रहे। और देखिए समीकरण याद करने का कोई तरीका नहीं है, या तो इसको बार बार लिख के याद करो या तो बार बार देखो, जिससे आप एग्जाम में देखते ही कर सकते हो। ठीक है ना, इसका कोई सवाल नहीं है कि आपका कोई समीकरण याद हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये दिया है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये कभी कभी आप ये एग्जाम में पूछेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की पहचान किस प्रकार करते हैं, तो जब तीली ले जाते हैं तो पप पप आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये आप आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये आपसे ये गया, और ये देखिएगा एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में आप देखेंगे तो एक अभी एक मिनट हम आपको दिखाएं कि विस्थापन अभिक्रिया में कि यहाँ जिंक है, तो ये जिंक आप ऊपर देखिएगा, ये जिंक है। तो जिंक जो है जितने अधिक क्रियाशील वाले धातु हैं वो ऊपर आएंगे, और कम क्रियाशील वाला धातु जो होगा वो नीचे होगा। देखिएगा यहाँ जिंक है, तो जिंक वाला ये दिया है। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जिंक है, इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो नीचे दिया हुआ होगा, इसमें हाइड्रोजन है दिख रहा है, हाइड्रोजन जो है
यहाँ पर है ना, ठीक है। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन है। तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील वाला धातु है, कम क्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देता है। देखिए जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए जिंक अम्ल को हाइड्रोजन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो ये है आपको, इस चार्ट को आप बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, कई बार लिख देंगे तब भी याद हो सकता है। अच्छा, ये प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने की एक विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस किस प्रकार बनाई जाती है तो प्रयोगशाला में। और दूसरा बात है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कि इसको कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो पहले किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा किस प्रकार की अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हाइड्रोजन गैस का कैसे पहचान करेंगे, जब इसको जलाएंगे तो पट पट के आवाज़ आती है जब आप जलाते हो तो, ठीक है। ये आपका क्रियाशील धातुओं का सीरीज दिया है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसका कई बार आप इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये दिया है प्रयोगशाला में, इससे आप ये आपका फिगर है, ये फिगर इसलिए दिया गया है कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका सॉफ्ट सोल्यूशन है, जो आपका साबुन का सोल्यूशन होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस का बुलबुला के रूप में निकलता है। तो इससे मोमबत्ती को इसके सामने ले जाते हैं तो आवाज़ आती है, जिससे पहचान होता है कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसमें जिंक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिया है, ठीक। तो इस फिगर को आप याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी का हूबहू पूरा चित्र ही है, उठा के दिया गया है, जिससे आपको विश्वास हो कि ये कहीं बाहर से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिएगा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक। तनु और सांद्र, सांद्र में देखिएगा जब जिंक गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन के बजाय सल्फाइड ऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिंक है और सांद्र का मतलब होता है कि गाढ़ा से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलाते हैं तो ये जिंक सल्फेट बन रहा है, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और इसमें पानी बन रहा है, ठीक। अब ये क्या होता है कि ये आपका घटती हुई क्रियाशील जितनी धातु है वो दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये केवल अम्ल नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकलने देता है, क्या कर, ठीक है। ये सल्फर का अपचयन होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जिंक का ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है, तो यहाँ सल्फर का जो है अपचयन हो रहा है, यहाँ पर सल्फर का जो अपचयन हो रहा है और जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। जब ऑक्सीकरण का परिभाषा आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर कहा गया होगा कि जब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, जब किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। देखिए आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दाहिने वाला साइड में आया है, इसलिए यहाँ ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। तो यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, ठीक है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि ये सघन जब हाइड्रोजन H2SO4 से हाइड्रोजन गैस बनने से पहले ही उसके ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं नए रासायनिक अभिक्रिया पर। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जब है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो मेथनॉल बनाता है, ठीक है। ये मेथनॉल का उदाहरण है। अब देखिएगा इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा अभिक्रिया संपन्न होती है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा संयोजक अभिक्रिया है, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनता है तो संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यहाँ पर एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए यहाँ ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। इसके बाद देखेंगे इसमें जो होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसे एक नियंत्रित ताप पर यह रिएक्शन कराया जाता है और इसमें से ऊष्मा निकलती रहती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीकरण, इसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, एक अब नया चीज़ आप याद रखना होगा कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहेंगे। याद रखिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को अपचायक पदार्थ बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का अपचयन होता है तो इसे ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे। तो ये आपका उदाहरण होगा।
फिर हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं एक नए रिएक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोहा या पानी का ये रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें आपका हाइड्रोजन गैस जो है आपका मुक्त हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल रही है। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर लोहा जो है, फेरस इसको बोला जाता है, लोहा जो ऑक्सीजन से मिलकर, ठीक है, ऑक्सीजन से यहाँ पर ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ लोहा का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, या फिर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चैन आप देखिएगा, हाइड्रोजन जो ये पानी है, पानी से अगर पानी से आप देखिएगा हाइड्रोजन जो मुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन देखिएगा, पानी से जो है हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, इसलिए पानी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो पानी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा, अपचायक का ऑक्सीकारक वही है कि देखिएगा यहाँ पर लोहा का ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए लोहा को अपचायक पदार्थ बोलेंगे। किस प्रकार का पदार्थ है, तो लोहा जो है अपचायक हुआ, ठीक है, लोहा जो है अपचायक हुआ। और इसके बाद आप देखिएगा पानी का अपचयन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे पानी जो है यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। और यह विस्थापन अपक्रिया है। देखिएगा लोहा जो है, ठीक है, पानी में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है। आप उस वाला तत्व में देखेंगे तो लोहा जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यहाँ एक विस्थापन अपक्रिया भी संपन्न हो रही है, ठीक। और यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है। भाप और गर्म लोहा आवश्यक होता है, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये आपका रिएक्शन हुआ। अब हम नेक्स्ट वाला रिएक्शन पर बात करेंगे, रासायनिक अपक्रिया के समीकरण। जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है इसमें, और इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी है, ठीक है। इससे जब सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो पौधे जो होते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, इसके बाद ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और कुछ पानी जो है वाष्प के रूप में निकल जाता है, ठीक है, ये आपका पानी है। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, आप देखेंगे कि जब कोई पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, या ऑक्सीजन कहाँ से, तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है वहाँ से पानी में से ही मुक्त होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप देखिएगा इस वाले समीकरण से कितने प्रकार के रिएक्शन या अभिक्रिया संपन्न होती है। तो पहला यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, याद रखना पड़ेगा। ये संश्लेषण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इस बाहर सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है, तो ऊष्मा शोषी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी देखिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ये जीवों में होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो देखिएगा, जल का ऑक्सीजन निकलती है, जल से ऑक्सीजन निकलती है, और जब जल से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, तो इसलिए जल का ऑक्सीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण अवस्था जो है 4 से 0 हो जाती है, इसलिए CO2 का अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में अब देखिए माइनस से 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पहले से ही माइनस था और 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसलिए ये आपका 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण पहले उसका क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन था, अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त करके 0 पर हो गया, इसलिए CO2 का अपचयन हुआ है, ठीक है, ये आपका। अब ऑक्सीकारक पदार्थ, तो यहाँ पर आप देखिएगा मैं कहा हूँ कि जिसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, वो अपचायक पदार्थ बोला जाएगा, और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकरण होगा। बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण याद रखेंगे तो उसका उल्टा पदार्थ पूछेगा तो अपचायक बोल दीजिएगा, और जब अपचायक पूछेगा, ठीक है, और जब आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ, तो जिसका अपचयन होगा वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टेक्निक याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ CO2 का, ठीक है, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। HO2 का देखिए ऑक्सीकरण हो रहा था, इसलिए इसे अपचायक पदार्थ बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम अपचायक पदार्थ बोलेंगे। अच्छा, अब देखिएगा इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनता है, ठीक है, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा शोषित हो रहा है, बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, ठीक है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। फिर आपका एक NCERT में आप देखेंगे, ठीक है,
तो जब ये आपका 3-4 रिएक्शन के बाद उसमें एक महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको दिया हुआ है एक हरा वाला चार्ट में, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्यों ये साफ किया जाता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है। वैसे तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं मिला है किसी भी पेपर में, लेकिन वो रिएक्शन के रूप में मिला है, ठीक है। ऐसे नहीं डायरेक्ट पूछा है। तो आप देखिएगा मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसकी सतह पर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत जमी रहती है, ठीक है। इसलिए तो रिबन जो होता है वायु में तेज चमकीली सफ़ेद लौ के साथ आसानी से जलता है। हाँ, एक नया रासायनिक समीकरण है, देखिएगा। कैल्शियम और क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है इस पर बात करेंगे। तो आप देखिएगा ये एक संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। इसमें जो है कि दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, तो इस संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ कैल्शियम जब है, कैल्शियम से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ पर देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसलिए कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। और देखिए क्लोरीन से जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन का क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो इसलिए आप देखिएगा इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पदार्थ अपचायक पदार्थ है, तो देखिए क्लोरीन का जो है इस जो क्लोरीन का जो है सॉरी कैल्शियम का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसे अपचायक पदार्थ बोलेंगे। अपचायक पदार्थ कौन है, तो अपचायक पदार्थ जो है कैल्शियम है और क्लोरीन क्या है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि इसका अपचयन हुआ है क्लोरीन का, इसलिए इसका अपचायक पदार्थ है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपका दिया है, देखिए ऑक्सीकारक जो क्लोरीन को कहा है क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, और कैल्शियम का जो ऑक्सीकरण हो रहा है इसे अपचायक पदार्थ बोल रहा है। देखिएगा इसमें रंग परिवर्तन दिया है, तो कैल्शियम जो होता है सफ़ेद, आप जानते हैं। क्लोरीन जो होता है हरे पीले रंग की गैस होती है, ठीक है। ये और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड जो सफ़ेद ठोस होता है, इसको आपको याद रखना है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ संपन्न होती है, तो ऊष्मा का जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वाला समीकरण का बात करेंगे। तो देखिएगा नया समीकरण जो है कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट दिया है, ठीक है। इसका रिएक्शन जब होगा तो कैल्शियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। इसका ये आपसे दिया था उसमें जो कि रासायनिक संतुलित करना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, तो इसका जो संतुलित क्या हम डायरेक्ट इसका समीकरण ही लिख दिए हैं, जिसको आपको बार बार याद करने में आसानी होगा, ठीक है। ये हुआ, तब देखिएगा ये किस प्रकार का समीकरण है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट है। देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है। यहाँ से आप देखिएगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैल्शियम सल्फेट है, तो ये आपका दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये हुआ। अभी आप देखेंगे तो इसमें जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखेंगे दो पदार्थ जो होते हैं क्रियाशील एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, और ठीक है। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट जो है सफ़ेद अवक्षेप बनना है, इसका जो है सफ़ेद अवक्षेप बनना है, तो इसको याद रखिएगा किस प्रकार का अवक्षेप बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपचयन नहीं होता है, न तो ऑक्सीकरण होता है, इसलिए यहाँ कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। और इसमें न तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और न ही इसमें न तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और न ही ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो हमको याद क्या करना है, तो यहाँ सब देख लीजिएगा, यहाँ से हमें याद रखना है कि किस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अवक्षेप तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का अवक्षेप बनाता है कैल्शियम सल्फेट, तो सफ़ेद बनाता है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट समीकरण पर चलते हैं। तो देखिएगा ये इसको आप देखेंगे तो ये आपका हूबहू जो किताब में दिया है, तो ये वाला शब्द दिया कैल्शियम क्लोराइड दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लें, ये वाला ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट ये सोडियम क्लोराइड, तो हम क्या किए कि इसका डायरेक्ट हम समीकरण को ही यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसको आपको याद कर जाइए, ठीक है। संतुलित करना है किस प्रकार करना है, उससे आसानी है कि इसको आप याद रखिए कैसे करना है। अब देखिएगा इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसमें कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं संपन्न होती है, ठीक है। इसमें अवक्षेप बनता है, ठीक है, इसमें अवक्षेप बनता है और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होता है, तो इसलिए इसमें न तो ऑक्सीकरण है न तो अपचयन है, ठीक। इसके बाद आप देखिएगा
और ना तो यहाँ पर अब देखिएगा इसमें ना तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और ना ही ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका याद करने की ज़रूरत है। ये आपका दिया कि अपचयन नहीं हो रहा है, इसमें अक्सीकारक पदार्थ नहीं है। जब अपचयन नहीं होगा तो अक्सीकारक पदार्थ नहीं होगा तो अपचायक पदार्थ भी नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें 2 ही टॉपिक याद रखना है कि इसमें जो है कि एक अवक्षेपी अपक्रिया है और एक जो विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड ये तो लवण बनता है, आप जानते हैं, ये तो लवण बनता है ना, ये तो लवण होता है, नमक होता है। ये आपका अवक्षेप है। कैल्शियम सल्फेट जो अभी पढ़े थे सफ़ेद होता है, ठीक है। पीछे आपका ये दिया था, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका है ना सफ़ेद कैल्शियम सल्फेट, वही यहाँ पर सेम अवक्षेप है, इसलिए सफ़ेद बनता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समीकरण पर बात करेंगे, ठीक। नया समीकरण जो है, ठीक है, नया समीकरण जो दिया है कैल्शियम और जल, ठीक है, से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है। ये किस प्रकार की इसमें अपक्रिया होती है, तो आप देखिएगा विस्थापन अपक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। विस्थापन रेडॉक्स अपक्रिया यहाँ पाई जाती है। इसका मतलब जाहिर से ऑक्सीकरण अपचयन दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कैल्शियम जो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, ठीक है। इसके बाद पानी का जो है अपचयन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो रही है, ठीक है। तो अपचायक पदार्थ, तो कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ तो इसलिए कैल्शियम अपचायक हुआ। जल का अपचयन होगा तो उसका उल्टा चलेंगे, तो अपचयन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण पदार्थ होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग इसमें रंग और अवक्षेप की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है घोल दुधिया के सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें जो अवक्षेप जो होता है सफ़ेद दुधिया की तरह दिखाई देता है जब ये आपका होता है। और इसके बाद ये देखेंगे तो जब किसी भी ऊष्माक्षेपी है क्योंकि यहाँ से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्योंकि ऊष्मा मिलती है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो आपकी ध्वनि आवाज़ करती है। तो आपसे कई समीकरण देकर पूछा जाता है कि किस समीकरण से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस समीकरण को, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इससे सबसे आसान तरीका है कि जितने समीकरण है या तो इनको आप कलेक्शन बना लीजिए या तो चार्ट बना लीजिए, इसको एक जगह कलेक्शन बना लीजिए, बार बार पढ़िएगा, याद रहेगा। न इसका कोई सवाल नहीं है, न तो कोई दूसरा रास्ता है समीकरण का याद करने का। अब आइएगा नया समीकरण जब पढ़ेंगे, ठीक है। यह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है। ये ऐसा ही समीकरण आपको ऐसा ही शब्दों में लिखा हुआ है, इसका ये समीकरण लिख दिया गया, ठीक है। आपको याद रखना, ये तो आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। HCl, ठीक। ये किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण संयोजक अपक्रिया है, ये रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और इसमें रेडॉक्स में जैसे ही रेडॉक्स नाम आएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है क्योंकि, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन जो है पहले से आप जानते हैं क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक जो है ऑक्सीकरण होगा, ठीक। ये आपको याद रखना है। और अपचायक क्या हो गया, जब ऑक्सीकरण हाइड्रोजन है तो अपचायक बन गया, क्लोरीन जो है अपचयन हो रहा है क्लोरीन में, ठीक है। तो इसको आप ऑक्सीकारक पदार्थ पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है, ये आपको दिया है। इसके बाद आप आइएगा नई एक रिएक्शन जिसका नाम है, ये आपको बैलेंस इक्वेशन दिया है पहले से ही, ठीक है। अब इसको याद रखना है, इसका नाम देखिएगा इससे ऐसा ही आपको है, ये आपका बेरियम क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको सोडियम सल्फेट पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे बेरियम सल्फेट पढ़ेंगे और ये आपका लवण बनाता है। तो इसमें किस प्रकार की अपक्रिया संपन्न होती है, तो आपका विस्थापन अपक्रिया है। इसमें कोई रेडॉक्स अपक्रिया नहीं संपन्न होती है, इसलिए न तो ऑक्सीकरण होगा न तो अपचयन होगा। इसमें कोई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं है, ऊष्माशोषी अपक्रिया नहीं है, लेकिन अवक्षेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको करना है, ठीक है। तो अवक्षेप कैसे बनता है बेरियम सल्फेट का, तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है, याद रखिएगा। इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या अवक्षेप के लिए ही पूछा जाएगा, द्वि विस्थापन के लिए पूछा जाएगा, इसमें न तो रेडॉक्स आएगा और न तो ऊष्माक्षेपी आएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट समीकरण पर बात करेंगे। देखिएगा ये आपका सेम ये आपका शब्दों में लिखा हुआ समीकरण मिलेगा NCERT की बुक में, ये आपका इक्वेशन होगा जो बैलेंस इक्वेशन है, ठीक। तो इसको आप पढ़ेंगे बेरियम क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, ये पढ़ेंगे बेरिलियम सल्फेट, इसको पढ़ेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। इसमें कोई रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है, न तो विस्थापन अपक्रिया होती है, याद रखिएगा। इसमें न तो रेडॉक्स अपक्रिया है और न तो कोई। अभी बेरिलियम सल्फेट का अभी पिछले वाला में पढ़े थे, तो बेरिलियम सल्फेट जो है यहाँ पे देखिएगा, पिछले वाला जो आपने पढ़े थे स्लाइड में, यहाँ पे देखिएगा ये सोडियम सल्फेट था, यहाँ बेरिलियम सल्फेट है ना, सफ़ेद अवक्षेप बना रहा है ना, तो यहाँ से भी जाहिर सी बात है ये सफ़ेद अवक्षेप ही बनाएगा, ये सफ़ेद बनाएगा, ठीक है। ये सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा,
याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। तो ये दोनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, ये जब भी पूछा जाएगा तो अवक्षेप के लिए ही पूछा जाएगा इसलिए। और दूसरा अगर पूछा जाएगा तो इनबैलेंस के रूप में देगा, उसको बैलेंस करने के लिए देगा, तो आपको याद रखना है। इसमें ना तो कोई रेडॉक्स अपक्रिया है, ना तो विस्थापन अपक्रिया है। देखिएगा, जब सोडियम और पानी को मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, और ये उष्मा, ये हाइड्रोजन गैस है और उच्च उष्मा जो निकलती है, इसलिए उसमें क्षेपीय अपक्रिया हुई। तो देखिएगा, एकल विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ, एक ही मतलब एक ही पदार्थ को बनाते हैं, एक से अधिक पदार्थ बनाएंगे तो दो विस्थापन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है कि एक ही पदार्थ बना तो एकल विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हुआ, ठीक है, एकल विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण हुआ, ठीक है। ये इसके बाद आप देखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, इसको आपको याद रखना है। इसमें जो है रेडॉक्स अपक्रिया भी होती है, संपन्न होती है, ठीक है। तो सोडियम का ऑक्सीकरण यहाँ होगा, ठीक है, तो इसको अपचायक भी बोल सकते हैं कि अपचायक पदार्थ है, और यहाँ पर पानी का जो है अपचयन होगा, और इसमें उष्मा दिया है ना, उष्मा, इसलिए उसमें क्षेपीय अपक्रिया है, ठीक। और इसका जो है ये स्लाइड है पिछले वाला में, ये अपचायक पदार्थ क्या हुआ, क्योंकि ऑक्सीकरण सोडियम का हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए अपचायक हुआ। यहाँ पानी का अपचयन हो रहा है तो ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। और इसको आपको याद रखना है कि तेज बुदबुदाहट के साथ दिखाई देता है, और ये विलियम जो होता है क्षारी होता है, ठीक है, क्योंकि NOH जो होता है क्षार होता है। तो क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये नहीं रहेगा। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की अपक्रिया संपन्न हुई, तो दो विस्थापन अपक्रिया है, ठीक है। ये किस प्रकार का अपक्रिया है, तो दो विस्थापन अपक्रिया है, तो ये आपका दो विस्थापन अपक्रिया है, ठीक। ये इसमें जो होता है सफेद अवक्षेप बनाता है, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है, ठीक, रेडॉक्स अपक्रिया नहीं होती है। फिर अब नेक्स्ट वाला स्लाइड आप पढ़ेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सोडियम, ये जो है ना कि क्षारीय और अम्लीय लवणों का से समीकरण बना हुआ है, जब आप पढ़ेंगे उसमें ना एसिड और बेस में उससे संबंधित इक्वेशन है, तो इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उदासीनीकरण का उदाहरण है, ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सोडियम क्लोराइड बनता है, इसके बाद H2 बनता है, जब इसको लवण बोलते हैं, ठीक, और ये पानी बन गया, तो इसको उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक। ये आपका ये दो विस्थापन अपक्रिया का भी उदाहरण है, इसको याद रखना है। देखिए, एक नया समीकरण है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, इसको कहते हैं लवण, ठीक है। और जली लवण और जल जब बनता है तो उदासीनीकरण अपक्रिया है। ये बेस और एसिड का चैप्टर से इक्वेशन है, ठीक है, तो कलेक्शन के रूप में इसको याद रखना है। इसमें जो है कि उसमें उसमें क्षेपीय अपक्रिया है, पहली बात याद रखेंगे। उदासीनीकरण अपक्रिया है, जब जल और लवण बनता है तो उदासीनीकरण होता है, और दो विस्थापन अपक्रिया है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला स्लाइड पर देखेंगे, ये देखिएगा, ये दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर रखा जाए तो ये पहला नंबर पर इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना, और जब पानी को घोला जाता है तो बुझा हुआ चूना हो जाता है, सॉरी, इसको बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये जो पत्थर के रूप में होता है, जब पानी में घोलते हैं तो आपका जब उसमें उष्मा निकलते हैं और कुछ दिनों के कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का उदाहरण है ये। इसका आपका वहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जो आपको वहाँ से फिगर उठा लिया हूँ, ये जो समझ में आया इसको याद रखिएगा। ये संयोजक अभिक्रिया, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर बनता है, एक नया पदार्थ बना रहा है और इसमें उष्मा निकल रहा है, इसलिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, इसमें देखिएगा कि ये इसमें ना तो कोई ऑक्सीकरण होता है और ना तो कोई अपचयन होता है, ठीक है, ना तो ये रेडॉक्स अपक्रिया है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, इसे मिल्क ऑफ लाइम बोला जाता है, और क्षेपण नहीं बनता है, ये जली विलयन होता है, क्योंकि ये दीवारों पुताई किया जाता है, सीमेंट और मोटार बनाने में काम आता है, अम्लीय मिट्टी में उदासीनीकरण करने में काम आता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, ऊपर आपका निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन को उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और दीवारों में चमक आ जाती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये NCERT का ही पूरा पृष्ठ लिया गया है,
ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम से बन के कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और ये पानी बनता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे दिया है जिसको आप जान लीजिए। अब देखिए इसमें कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, अपचयन नहीं हो रहा है। ठीक, और देखिए और ये आपको ये दिया है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।